नमस्कार। मैं डॉक्टर के.सी. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज बीए पार्ट सेकंड भूगोल विषय के लिए जनसंख्या का स्थानांतरण अथवा प्रवास के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जनसंख्या का प्रवास अथवा स्थानांतरण जनसंख्या समूह के एक स्थान से दूसरे स्थान को किसी भी अवधि, चाहे वो दैनिक हो, मासिक हो, वार्षिक हो या स्थायी हो या अस्थायी हो, के लिए जब प्रवास होता है तो उसको जनसंख्या का स्थानांतरण अथवा प्रवास कहते हैं। स्थानांतरण अथवा प्रवास दो प्रकार का होता है। एक तो स्थानीय प्रवास होता है और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है। स्थानीय स्तर का जो प्रवास होता है उसमें अंतर क्षेत्रीय प्रवास और गांवों से नगरों की ओर प्रवास प्रमुख रूप से होता है। इससे किसी समुदाय या स्थानीय क्षेत्रों में ही आने जाने से लिया जाता है। इससे तात्पर्य अंतर क्षेत्रीय जो प्रवास होता है, इससे तात्पर्य जनसंख्या के देश के किसी भी एक भाग से दूसरे भाग में जाने से होता है। जैसे राजस्थान में मारवाड़ियों का व्यापार के लिए महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल या भारत के अन्य राज्यों में इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक अथवा सामाजिक होता है। गांवों से नगरों की ओर स्थानांतरण होता है। इसका प्रमुख उद्देश्य रोजगार के साधनों की तलाश अथवा दैनिक उपभोग की वस्तुओं की खरीदने के लिए आदि के लिए जो गांवों से शहरों की ओर जो लोग जाते हैं उसको गांवों से नगरों की ओर स्थानांतरण कहते हैं। प्राय सभी देशों में जैसे ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, जापान, भारत आदि से औद्योगिकरण और व्यापार के फलस्वरूप नगरों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने से गांवों से नगरों की ओर मानव समूह का प्रवास अधिक होता है। कहीं इस प्रकार का प्रयास अल्पकालीन होता है तो कहीं दीर्घकालीन होता है। यह जो प्रवास होता है कहीं वो अल्पकाल के लिए होता है और कहीं वो लंबे समय या दीर्घकाल के लिए होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, इसके अंतर्गत मानव समूह का प्रवास एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र का होता है। इस प्रकार चीनी लोग जैसे इंडोनेशिया और वियतनाम में, भारतीय लोग श्रीलंका, दक्षिणी पूर्वी एशिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड में जाकर के वहाँ पर बस गए। इस अवधि के अनुसार इसको हम पुनः दो भागों में बांटते हैं। एक तो अस्थायी प्रवास और दूसरा स्थायी प्रवास। अस्थायी प्रवास में दैनिक, अल्पकाल या दीर्घकाल के लिए हो सकता है। दैनिक के से तात्पर्य सुबह जब में लोग जाएंगे और शाम तक वापस अपना कार्य पूर्ण करके वापस आ जाएंगे। अल्पकाल के लिए जैसे 5 दिन अथवा 7 दिन, एक सप्ताह आदि के लिए जो प्रवास होता है या 1 महीने के लिए प्रवास होता है और वापस अपने घर लौट के आ जाते हैं। इसी प्रकार दीर्घकालीन जो प्रवास होता है इसमें लंबे समय के लिए अवधि के लिए होता है। ये तो अस्थायी प्रवास हो गया। और दूसरा जो परमानेंट वहीं जाकर के लोग बस जाते हैं, जैसे कनाडा में यहाँ से लोग जाकर के बस गए और या यूएसए में जो लोग जाकर के बस गए, किसी अन्य देश में जाकर के जो लोग बस जाते हैं उसको हम स्थायी प्रवास कहते हैं। स्थानांतरण के कारण प्रवास अथवा स्थानांतरण के दो प्रकार के कारक होते हैं प्रमुख रूप से। एक तो पुल फैक्टर होता है और दूसरा पुश फैक्टर होता है। पुश फैक्टर या प्रतिकूल घटक, इसके अंतर्गत मूल स्थान से जनसंख्या वृद्धि की दर ऊंची होने से भूमि पर उसका भार बढ़ा हुआ होता है।
जनसंख्या की तुलना में आर्थिक संसाधनों का अभाव होता है। तीसरा, प्राकृतिक संसाधनों का अधिक या अविवेकपूर्ण विदोहन होता है। दैनिक आपदाएं, अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि एवं बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार आदि कारण हो सकते हैं। पांचवा, समाज के विभिन्न वर्गों में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कारणों से होने वाले संघर्ष हो सकते हैं। एक वर्ग का दूसरे वर्ग के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार हो सकता है। समुदाय विशेष में प्रचलित विश्वासों, रीति रिवाजों और व्यवहारों से विरक्ति हो सकती है। व्यक्तिगत विकास, रोजगार, विवाह आदि के लिए समुदाय विशेष में पर्याप्त अवसरों का अभाव हो सकता है। वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे के प्रति असंतुष्टि हो सकती है और संयुक्त परिवार प्रणाली का विखंडन। ये सारे के सारे जो कारक हैं, इनको हम जनसंख्या के पुश फैक्टर के नाम से या स्थानांतरण के पुश फैक्टर, प्रतिकूल कारक के रूप में जानते हैं, जिनके कारण से लोग परेशान होकर के कह सकते हैं या वहाँ से स्थानांतरित होते हैं। दूसरा, फेवरेबल फैक्टर्स अथवा पुल फैक्टर्स, अनुकूल कारक। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति अपने जीवन को अधिक सुखी बनाने के लिए अन्य स्थान पर जाने के लिए आकर्षित होता है, तो इन कारकों को हम अनुकूल कारक कहते हैं। इसमें निम्न कारक हो सकते हैं कि व्यक्ति विशेष के लिए लाभदायक रोजगार के श्रेष्ठ अवसरों की उपलब्धता हो सकती है। अधिक आय उपार्जन के श्रेष्ठ अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। इच्छित विशिष्ट शिक्षा, प्रशिक्षण और योग्यता बढ़ाने की सुविधाओं की उपलब्धि हो सकती है। इच्छित अनुकूल वातावरण एवं श्रेष्ठ निवास की दशाएं हो सकती हैं। श्रेष्ठ जलवायु और आवास की व्यवस्था हो सकती है। प्राश्रयता, जैसे माता पिता के देशांतर करने के कारण जाना अथवा पत्नी का पति के साथ जाना। नवीन या विभिन्न क्रियाओं, वातावरण या व्यक्तियों से मिलने का प्रलोभन हो सकता है। आमोद प्रमोद की सुविधा हो सकती है। ये कारक सारे के सारे पुल फैक्टर्स या अनुकूल कारक के नाम से जाने जाते हैं, जिनके कारण से जनसंख्या का स्थानांतरण होता है। मानव गतिशील प्राणी है। जब किसी क्षेत्र में जनसंख्या का भार उसके आर्थिक साधनों की तुलना में असंतुलित हो जाता है, तो वह अपने मूल स्थान को छोड़ करके अन्य स्थान पर चला जाता है। ब्लास ने इस तथ्य को इस प्रकार स्पष्ट किया है, जब मधुमक्खियों का छत्ता पूरी तरह भर जाता है तो मक्खियाँ उसे छोड़कर अन्यत्र चली जाती हैं। सभी कालों में ऐसा ही इतिहास रहा है। इस संबंध में यह बात महत्वपूर्ण है कि मानव समय के लिए एक स्थान पर रुक जाता है और पुनः आगे बढ़ जाता है। इस कारण कुछ ही क्षेत्र विशेष को छोड़कर मानव ने स्थायी रूप से कहीं भी निवास नहीं किया। अब इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, कारक देखा हमने। मानव के स्थानांतरण का प्रभाव विशेषतः संस्कृति पर पड़ता है, किंतु आर्थिक प्रभाव भी अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जहां आवासी बहुसंख्यक और शक्तिशाली होते हैं, किंतु देशवासी कम और शक्तिहीन, तो उस देश की संस्कृति नष्ट हो जाती है और वहाँ आवासियों की संस्कृति अथवा आधिपत्य जमा हो लेती है। फिलीपीन में अमेरिकी, दक्षिणी अफ्रीका में यूरोपीय तथा दक्षिणी अमेरिकी लैटिन देशों में स्पेनी, पुर्तगाली और अंग्रेजी सभ्यता की छाप स्पष्ट दिखाई पड़ती है। भारत, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया देशों पर भी अंग्रेजी सभ्यता की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है।
ऑस्ट्रेलिया की मूल जाति यूरोपियन स्थानांतरण से प्राय विलुप्त होती जा रही है। जनसंख्या के स्थानांतरण का आर्थिक प्रभाव भी पड़ता है। थॉमस के अनुसार स्थान परिवर्तन करने वाले प्राय बलिष्ठ नौजवान ही होते हैं, जबकि बाल, वृद्ध और दुर्बल आदि सभी पीछे रह जाते हैं। नौजवान लोग जिस देश में पहुंचते हैं उसे शक्तिशाली बनाकर उसका आर्थिक विकास कर देते हैं, जबकि पीछे बच्चे, बूढ़े और दुर्बल लोगों की कार्य क्षमता कम होने के कारण उनके अपने देश का आर्थिक विकास पिछड़ जाता है। अधिक इष्टपुष्ट एवं कुशल व्यक्तियों के कारण ही ऑस्ट्रेलिया, रूस के पूर्वी भाग, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, अमेरिका आदि देशों का विकास संभव हो पाया है। मानव स्थानांतरण के कारण ही अनेक क्षेत्रों में नई फसलें या पशु पहुँचे हैं। यूरोपियन प्रवासियों ने नवीन स्थानों पर कृषि की फसलें जैसे छोटे अनाज, गेहूँ, जौ, पशु जैसे घोड़े, गाय, बैल, सूअर, भेड़, बकरियाँ, खट्टे तथा रसदार फल और अनेक प्रकार की सब्जियों का ज्ञान कराया। नई दुनिया ने यूरोप और एशिया को नई फसलें जैसे मक्का, तंबाकू, टमाटर, रबड़, सिनकोना और मैनीओक आदि प्रदान की। नवीन मानव प्रजातियों का अंतर प्रजातीय संपर्क से विकास हुआ है। तकनीकी, शैक्षिक, भाषाई, धार्मिक, दार्शनिक विचारों का आदान प्रदान हुआ है। स्थानांतरण से सामाजिक सुधार भी हुए हैं, जैसे मध्य अफ्रीका का यूरोपवासियों ने सामाजिक सुधार किया।